नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे विकासनगर की। बता दें कि पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे की चादर की चपेट में आ चुका है। लगातार बढ़ती ठंड से तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। तो उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के विकासनगर समेत आसपास के इलाकों में सुबह और शाम घने कोहरे की चादर लिपटी हुई है, जिसमें वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे विकासनगर को घने कोहरे ने अपनी आगोश में ले रखा है। कोहरा छाने से विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जिससे दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। तापमान में गिरावट के कारण ठंड भी बढ़ गई है और लोग खुद को गर्म रखने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड में मिले कोरोना के 2 मरीजों की। बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना के 2 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि उत्तराखंड में हालात काबू में हैं और सरकार ने सभी जिलों के डीएम और सीएमओ को निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि सीएम धामी के निर्देश पर कोविड प्रबंधन को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। सभी जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधीक्षकों को चिकित्सालय स्तर पर सभी तैयारियां रखने के निरंतर निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियों की निगरानी भी की जा रही है। सीएम धामी भी लगातार कोविड प्रबंधन से फीडबैक लेते नजर आ रहे हैं। देखिए, कोविड के संबंध में मेरे द्वारा सभी डीएम्स और सीएमओस के साथ वीसी की जा चुकी है और इंस्ट्रक्शंस हमने रिले किए हैं और सबको सतर्क होने के लिए अवगत किया है और स्थिति पे हम लोग लगातार हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और स्थिति अभी फ़िलहाल काबू में है। देखिए, कोविड के संबंध में मेरे द्वारा सभी डीएम्स और सीएमओस के साथ वीसी की जा चुकी है और इंस्ट्रक्शंस हमने रिले किए हैं और सबको सतर्क होने के लिए अवगत किया है और स्थिति पे हम लोग लगातार हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और स्थिति अभी फ़िलहाल काबू में है। देखिए, कोविड के संबंध में तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड में भू कानून पर मच रही सियासत की। उत्तराखंड में सख्त भू कानून और 1950 के मूल निवासी अधिकार को लागू करने की मांग को लेकर हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। इस मामले पर राजनीतिक दलों की ओर से भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि इस मामले को लेकर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। अब लैंसडाउन में बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश के हित के लिए जरूरी है तो इसके लिए नियम बनना चाहिए। वे कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जितने नेता हैं उतनी ही तरह की बातें वो करते आ रहे हैं। कांग्रेस को पहले साफ करना चाहिए कि वो इस विषय में क्या चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का कहना है कि जब राज्य का गठन ही सन 2000 में हुआ था तो 1950 के मूल निवास को कैसे माना जाए। मैं समझता हूं कि आंदोलन अतिरंजित नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए व्यवहारिक पक्ष जरूर देखा जाना चाहिए और ताकि पर्वतीय मूल के लोगों के अधिकारों और हक हकूक जो है प्रभावित न हो पाए, उसके बारे में समीक्षा जरूर करनी चाहिए। मैंने कह तो रहा क्या दे दिया कि भाई राज्य 2000 में बनाया तो 1950 राज्य कैसे कह सकता है। मैं आज पैदा हुआ, मैं कह रहा हूँ मेरे निवासी तुम 1950 से कैसे हो जाओगे। हाँ ठीक है कि 15 साल पहले जो रह रहा था उसको हमने स्थायी निवासी मान लिया, रास्ता निकाला, उस पर भी बात था लेकिन मान लिया गया। तो मान लिया गया वही मूल निवासी होना चाहिए जब मेरी राय पूछी जाएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई मंशा नहीं है, ना हमारी सरकार की ऐसी कोई मंशा है। देखिए, भू कानून में पहले भी अभी पिछले दिनों मैंने अपनी बात कही थी। भू कानून एक उत्तराखंड का ऐसा है जो राज्य बनने से पहले से लेकर अब तक वो जिंदा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड में अपनी ही पार्टी से नाराज बीजेपी विधायक की। बता दें कि उन्होंने डीएफओ पर भी आरोप लगाए थे और अब उन्होंने सीधे तौर पर मंत्री सुबोध उनियाल पर भी बात ना सुनने का आरोप लगाया है। तो पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल अपनी ही सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि उनके क्षेत्र में तैनात डीएफओ तमाम बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने मंत्री से की और पार्टी फोरम में भी मुद्दा उठाया।
साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। विधायक दुर्गेश्वर लाल का आरोप है कि मंत्री सुबोध उनियाल उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ मंत्री के आवास पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं मंत्री सुबोध उनियाल ने विधायक के आरोपों को खारिज किया है। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। सुबोध उनियाल जी ने एक तरीके से व्यक्तिगत मेरे को प्रताड़ित किया। लास्ट 1.5 साल का कार्यकाल हो गया, तब से लेकर के अभी तक इन्होंने एक भी काम नहीं होने दे रहे हैं क्षेत्र में। और एक उन्होंने पता नहीं कौन सी क्या संबंध है, क्या इनके रास्ते हैं, किस बेस पे इन्होंने एक डेफो को, दोनों हस्बैंड वाइफ को वहाँ भेजा है। 1% काम करने को राजी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए, ये बीडीसी है, नौगांव, प्रोला और आपके मोरी में, तीनों ब्लॉकों में बीडीसी में उनका बहिष्कार हुआ, उनका जो निंदा प्रस्ताव जारी किया। लेकिन उन्होंने कभी भी ये मंत्री जी को बार बार अवगत करने के बाद भी ही मेरे पास दुर्गेश लाल जी आए और दुर्गेश लाल जी ने आने के बाद एक कागज प्रत्यावेदन मुझे दिया। प्रत्यावेदन पर उन्होंने कहा कि साहब इसको तत्काल यहाँ से संबद्ध कर दिया जाए। मैंने कहा देखो, अधिकारी को तत्काल संबद्ध ऐसा नहीं किया जाता, आईपीएस ऑफिसर है, स्थानांतरण के लिए सीएसबी की बैठक होती है और संबद्ध करने के पीछे कुछ कारण चाहिए। तो उन्होंने आदेश दिया, तो मैंने उस पर आदेश किया हॉप के लिए कि डिस्कस। वो बोले नहीं डिस्कस नहीं, आप इसको करिए। फिर मैंने कहा देखो भाई, मैं बिना डिस्कस ये नहीं करूंगा जब तक मैं। तो ब्रिटेन में बात नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां अक्षत कलश यात्रा का स्वागत हुआ। तो नरेंद्र नगर की दोगी पट्टी के कोडलियाला में अक्षत कलश यात्रा की धूम देखने को मिली। लोगों ने गाजे बाजे और फूल मालाओं के साथ अक्षत कलश यात्रा का जोरदार स्वागत किया। जैसे ही अक्षत कलश यात्रा कोडियाला के देव स्थल में पहुंची, वैसे ही घंटों से अक्षत कलश का इंतजार कर रहे लोगों ने कण कण में समाये राम, जन जन के घट घट में विराजे राम के जयकारे लगाए। कोडियाल में अक्षत कलश की विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। अक्षत कलश यात्रा कोडियाला के से व्यासी, भिंगनी, गुलूर होते हुए 15 किलोमीटर की दूरी तय कर शिवपुरी पहुंची। जगह जगह पर अक्षत कलश यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है और बहुत खुशी का विषय है कि हम ऐसे देश में जन्म लिया हमने कि जहाँ प्रभु श्री राम जैसे महावीर और भगवान विराजमान हो। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा उत्साह है। हमारे सभी क्षेत्र की साथियाँ, हमारे भाजपा के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र के सभी हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग एक साथ, महिलाएं, मातृशक्ति, सभी एक साथ लेकर के बड़ी जोश के साथ आज हमारे पातालेश्वर महादेव के मंदिर में आए हैं, प्रांगण में आए और उनका सभी का यहाँ जोरदार पूजा, हमारे पूजा कलश की पूजा होने के बाद जोरदार नारा के साथ इस कार्यक्रम को हम कलश जुलूस निकालते हुए आगे बढ़ेंगे। 22 तारीख को जब ये राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो, वो ये पूजित अक्षर अपने पूजा स्थलों पर रखें और अपने घर में उसमें सब लोगों को इसका टीका करवाएं। तो ये बहुत बड़े मात्रा में लोग यहाँ पे आए, लोगों में जागृति है, लोग अपने प्रभु को वापस देखना चाहते हैं। और ये 22 जनवरी का दिन फिर आने वाले वक्त में पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में दीपावली की तरह मनाया जाएगा। बहुत ही गर्व का विषय है इस क्षेत्र के लिए। उनके लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वो इस राम मंदिर अक्षित अभियान में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने राम मंदिर के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया और उन लोगों ने आंदोलन करते करते राम मंदिर को अब अपने मंदिर के जाने की उन्होंने नहीं देखी। हम लोग तो बड़े तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं विकासनगर की, जहां के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अपने क्षेत्र का निरीक्षण किया। तो विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अपने विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि विकासनगर में केंद्र सरकार ने 4 लेन की मंजूरी दे दी है। जल्द ही सभी से सलाह मशवरा करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी और काम पूरा किया जाएगा। उन्होंने लहमन पुल के पास सड़क चौड़ीकरण और पार्किंग बनवाने की भी बात कही। जब उनसे हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ने वाली भीमा वाला नाव घाट पुल के बारे में पूछा गया तो विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र के बीच में एक किसान की जमीन आ रही है, जिसको मुआवजा दिलाकर पुल का निर्माण कार्य पूरा करके लोगों के लिए पुल को खोल दिया जाएगा।
दो अल्टरनेट व्यवस्थाओं पे काम कर रहा था विभाग एनएच का। एक था कि जो ये हमारा मुख्य बाजार से रोड जाती है, इसमें जो दोनों साइड नाले हैं जो कि चौक है वर्षों से, और उस वजह से बाजार के अंदर जलभराव की स्थिति आती है और सफाई की गंभीर समस्या हो गई। तो एक तो उसका पूरे नालों का अभी क्या है कि वो बंद है, वो खुलते नहीं हैं, तो उसका बाकायदा खोल करके डिसिल्टिंग होनी है, उसकी कहाँ पे डैमेज है वो ठीक होना है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो हरिद्वार के कनखल थाना इलाके में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक 1.25 करोड़ की संपत्ति और अवैध संबंधों के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि वाल्मीकि बस्ती की महिला के आरोपी अमित के साथ अवैध संबंध थे। आरोपी को प्रेमिका की संपत्ति और प्रेमिका के बीच उसका बेटा यश रोड़ा नजर आ रहा था, जिसे रास्ते से हटाने के लिए उसने प्लान बनाया। साथ ही 31 दिसंबर की रात आरोपी युवक को अपने दोस्तों के साथ ले गया और शराब पिलाई। अमित ने फिर यश को बैरागी के पास ले जाकर शराब पिलाई और फिर नशे में धुत यश की पहले रस्सी से गला दबाकर और फिर पत्थरों से वार कर हत्या कर दी। 1 तारीख को थाना कनखल में एक 17 वर्षीय युवक की बच्चे की एक हत्या का मामला संज्ञान में आया था। इसका नाम यश उर्फ कृष्ण था और ये रात के समय अपने परिजनों से कह के अपने एक परिचित के साथ बाहर निकला था। उसके बाद सुबह इसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लेकर तत्काल इस मामले में पंजीकृत किया गया था। तहकीकात के बाद सारी चीज़ें जब इसके खुलासे में आए तो इसमें इसी का एक परिचित अमित कटारिया जो है वो इसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में सामने आया है, ताकि अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है और जल्द ही इसमें अगर और भी लोग इन्वॉल्व हैं उसकी भी सभी की भूमिकाओं को हम लोग विवेचना। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की, जहां पुलिस की तरफ से ड्रग फ्री उत्तराखंड को लेकर जागरूकता शिविर लगाया गया। तो उत्तराखंड पुलिस ने ड्रग फ्री देवभूमि 2025 अभियान चलाया, जिसके तहत उत्तरकाशी पुलिस ने मुहिम उदयन शुरू की, जिसके तहत बड़कोट पुलिस ने गडोली बनाल में जागरूकता शिविर लगाया। इस दौरान ग्रामीणों को नशा, साइबर क्राइम और महिला अपराध समेत सामाजिक कुरीतियों को लेकर जागरूक किया गया। युवाओं को नशे से दूर रहकर करियर पर फोकस करने की सलाह भी दी गई। तो बुलेटिन में बात अब रुड़की की कर लेते हैं, जहां आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि रुड़की के भगवानपुर थाना इलाके में एक प्लाई फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। फैक्ट्री गांव के नजदीक होने के कारण गांव में भी अफरा तफरी मच गई। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पाया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मसूरी की, जहां फुटबॉल प्रतियोगिता हुई। थाईलैंड में VWF फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत का फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में सैमुअल चंद्र ने नेतृत्व किया। बता दें कि सैमुअल चंद्र सेंट लॉरेंस हाई स्कूल से खेल प्रशिक्षक और इंटरनेशनल रेफरी हैं। उनका वापस मसूरी लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने सैमुअल चंद्र की जमकर तारीफ की। लोगों ने कहा कि सैमुअल चंद्र ने मसूरी का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड और देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। उनका खेल भावना के प्रति समर्पण साफ नजर आता है। हमारी एक मुस्लिम खेल एवं सांस्कृतिक समिति ने जो हमें आज सम्मानित किया, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सचमुच जो मैंने पहले भी कहा है, जब सम्मान मिलता है आदमी को प्रेरणा मिलती है और बेहतर करने के लिए। और आज जो ये मुझे सम्मान मिला कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया मैंने, और मैं चाहूँगा कि इसका लाभ मैं अपने बच्चों को जरूर दूँ, कि जो बच्चों को हम टीचिंग देते हैं वो बच्चे भी इस लेवल पर जाएँ। और अभी तो नेशनल खेलते हैं बच्चे, जैसा मैंने अभी बताया कि 278 बच्चे अभी तक नेशनल खेल चुके हैं। मसूरी सांस्कृतिक एवं खेल समिति के द्वारा आज आदरणीय माननीय सैमुअल चंद्रा जी के सम्मान में
यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया। सैमुअल चंद्रा जी ने इस खेल संघ का ही नाम उज्जवल नहीं किया, मसूरी का ही नहीं, स्कूल का ही नहीं, इस उत्तराखंड का और इस देश का नाम रोशन किया। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।